ट्राई करना है कि ये तीनों चीज़ें आप अच्छी कर पाओ। मेनली चीज़ होती है जो कि है साइक आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आजकल जैसे एक ऐप आता है टारगेट। सो रहा है तो आप उठता नहीं कि लेफ्टिनेंट बनेगा। अच्छा लेफ्टिनेंट बनेगा। हाँ, तो इसने वो मेरी बोली पूरी करके दिखा दी। और यो कह रही ना खूब ही मेरे पुत्र ने मेरा नाम कर दियो सारे। पूरा तो इलाका 7 तारीख को कमीशन हो गया है। क्या बात है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बात चली आ रही है। हाँ तो ये सब चीज़ें हुई यहाँ पे, बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो दिन मुझे बहुत ही यादगार दिन रहेगा मेरी ज़िंदगी का। क्या बात। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपको सकारात्मक खबरें दिखाते हैं, उसी क्रम में हम आपके लिए एक और खबर लेकर आए हैं। हमारे समक्ष आप देख रहे होंगे कि अंकित कुमार जी जो हैं, वो सिर्फ अंकित कुमार नहीं है, लेफ्टिनेंट अंकित कुमार हैं। और ये युवा साथी आपके अपने क्षेत्र से, अपने ही यहाँ के नज़दीकी महेंद्रगढ़ जिला के गाँव कोथल खुर्द से हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। साथ में इनकी माताजी हैं, इनके परिवार में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 दिन पहले ये यहाँ पर पहुँचे थे। इनका काफ़ी बड़ा मान सम्मान समारोह रहा और उस कार्यक्रम में हम अपनी व्यस्तता के चलते नहीं पहुँच पाए, लेकिन आज हम इनके यहाँ पर पहुँचे हैं। इनके परिवारजन से बातचीत करेंगे और जो भी लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं या फिर इस तरह की जो भी डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए डिस्कस करेंगे किस प्रकार से CDS NDA और सभी जो भी एंट्री हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। यानी ये जो आज का वीडियो है ये एस्पिरेंट्स के लिए भी होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी अंकित जी, स्वागत आपके न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और आपके सभी चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो कैसे एंट्री की थी आपने, कब सोचा था कि लेफ्टिनेंट बनना है? ये चीज़ मैंने जब मैं बचपन में था, जैसे कि 6 क्लास में था, तो उस टाइम पापा फ़ौज में थे, फिर दादा भी फ़ौज में रहे थे। तो ये चीज़ में उस टाइम पापा मुझे बताते रहते थे फ़ौज में जाने के लिए, अफसर बनने के लिए। तो 6th में था तो मैंने ट्राई किया था कि मैं मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर पाऊँ, पर 6th क्लास में मेरा हुआ नहीं था क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। पर मैंने ये कोशिश की दोबारा 9th क्लास में। 9th क्लास में मैंने एग्ज़ाम दिया, 9th में मैंने मिलिट्री स्कूल बेलगाम ज्वाइन करा। तो मिलिट्री स्कूल में गए थे आप? हाँ हाँ जी। जी। तो वहाँ पे फिर मैंने 4 साल पढ़ाई की। तो ये बचपन से थोड़ा बहुत आ गया था फ़ौज में जाना है। फिर मिलिट्री स्कूल जाने के बाद वहाँ पे फ़ौजी लाइफ देखी, वो लाइफ देखी, तो और थोड़ा लगा कि फ़ौज की तरफ जाना है। ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई थी। फिर मैंने वहाँ से, जब मैं 12th में था तो मैंने NDA एग्ज़ाम दिया। फिर NDA रिटर्न हो गया था पर मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था NDA का, SSB नहीं हुआ था। तो ये चीज़ थी। फिर मैंने TS एंट्री भी दी, जो टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, जो JEE के बाद हम दे सकते हैं, जिसमें JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, उसमें मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। फिर मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी थी बिना ड्रॉप लिए। 21 में मेरी 12th हुई, फिर मैंने 2024 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, जो कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। और उसके जब मैं 2024 में, जब मैं 3rd ईयर में था, उस वक्त मैंने CDS का पहला अटैम्प्ट दिया था। उसी अटैम्प्ट में मेरा रिटर्न भी हो गया और फिर इंटरव्यू हो गया, उसमें मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। फिर उसकी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं अभी कमीशन हुआ हूँ एज लेफ्टिनेंट। क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, आपके पास पुनः आएंगे, एक बार आपकी माताजी और परिवार से बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। छोरा लेफ्टिनेंट बनेगा? हाँ जी, बन गया जी। जैसे शाम को लेट तक बहुत पढ़ता था, वैसे लेफ्टिनेंट में इसको बोल रही थी बेटा सुबह जब थोड़ा लेट उठता था ना, जैसे रात को पढ़ता था, तो बेटा इतनी लेट तक क्यों सो रहा है, क्या तू लेफ्टिनेंट बनेगा क्या? रात को इतनी पढ़ाई करता है और लेट तक सोता है। हाँ, वो अपने इलाके में बोल देते हैं कि लेफ्टिनेंट बनेगा। हाँ, वो लेट तक सो रहा है तो आप उठता नहीं कि लेफ्टिनेंट बनेगा। लेफ्टिनेंट बनेगा। हाँ, तो इसने वो मेरी बोली पूरी करके दिखा दी। और रात बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनती बच्चा था। मेरे घर से बाहर कहीं घूमना नहीं, पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना। 12-1 बजे तक, शाम को 2 बजे। कितने बहन भाई हैं? 2 लड़के हैं। अच्छा, वो दूसरा भाई क्या करते हैं? वो तो के नाम से जो साइंस कंप्यूटर से वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अच्छा, बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कर रहे हैं। चलिए, इधर इनके पिता भी बैठे हैं, दादा दादी बैठे। दादी राम राम। राम राम बेटा राम। छोरा ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया, देख ले भाई थार तरीकों को। कमाल, कोई बात नहीं है, निचान कर कमाल कर दियो कह रही ना खूब ही मेरे पुत्र ने मेरा नाम कर दियो सारे। पूरा इलाका में, पूरा देश में। हाँ, देश में ही नाम कर दियो। तो किसो के पढ़ा करते हो, घर में रह करते? रात में सोया भी नहीं करता, मेरे पर तो खूब पढ़ा करता। अच्छा। मन को तो भाई खड़े हो ले जन को तो माथा में सो जाऊँ मैं, सोम को नहीं सोम तो को नहीं। तो वो पढ़ाई काम आ गई? काम आएगी पढ़ाई। हाँ, चलो
तो दादा राम राम, राम राम बेटा क्या राम राम। कहेंगे? अब मैंने सुना है कि जैसे तीनों पीढ़ी यानी शुरुआत तो कहीं ना कहीं आपसे देखो हुई। मेरा पोता 1 साल से मेरे पास रहता था, मेरे पास रहने लग गया था। बाद में ये बच्चा ने मैंने लिया गया वहाँ दिल्ली आया ये। अच्छा, अच्छा। आर्मी हेडक्वार्टर में था ये, वहाँ लिया गया। इसका एज मेरी तरफ क्यों सोता खाता पीता मैं एक नहीं शुरू से एक बहुत एज था। बोले माँ बाप पंखा हम कह रहा हूँ पीछा तो आप भी आर्मी में थे? हाँ आर्मी में। आपने कब तक सेवा करी थी? मैं 97 लास्ट में आया था पंची। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद आपके सुपुत्र भी चले गए वहाँ? हाँ मैं रिटायर हुआ था, ये भर्ती हो गया। ये भर्ती हो गए। अब आप रिटायर हुए बताइए, मैंने सुना है। मैं 1 तारीख को रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, इसका 7 तारीख को कमीशन हो गया है। क्या बात है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बात चली आ रही है। हाँ, मेरे पापा 28 फरवरी को मेरे पापा के 98 को रिटायर हुए थे। मैं 15 फरवरी को भर्ती हो गया था। जी, बहुत अच्छी बात है। और तो ये मेरे से पहले 1 साल पहले भर्ती हो गया था, आने से पहले ही। तो ये टर्निंग खत्म हुई है 7 तारीख को, मैं 1 तारीख को रिटायर हुआ हूँ। क्या बात है, बहुत मतलब अच्छी बात है। और वैसे डिफेंस मतलब आप समझ सकते हैं, आर्मी सैल्यूट तो अपने आप ही बनता है। तो इनसे बातचीत करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं और इनसे सारी बात फिर से शुरू करते हैं बातचीत लेफ्टिनेंट अंकित कुमार जी से। अच्छा, आपने बेस लाइन स्टोरी तो आपने बता ही दी थी, लेकिन बात करें शुरुआत से ही एक बार, तो आप शुरुआत में मिलिट्री स्कूल में गए थे? हाँ, ये मिलिट्री स्कूल में जाने का मुझे मतलब जो आइडिया था वो मेरे पापा ने बताया था और थोड़ा बहुत मुझे पता भी लग गया था। मैं बाहर पढ़ने लगा था, दिल्ली पढ़ता था उस वक्त। तो मैं मिलिट्री स्कूल में गया, 9th क्लास के अंदर मैंने एडमिशन हुआ। तो मिलिट्री स्कूल में जाने में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि मिलिट्री स्कूल में क्या होता था, वो पूरा फौजी माहौल था, फौजी अफसर थे वहाँ पे जो कमांड करते थे। और क्या होता, जैसे कि क्लास में सीनियर होते थे, स्कूल में जो सीनियर होते थे वो पहले एनडीए एग्जाम देते थे, एसएसबी निकालते थे, तो गाइड कर देते रहते थे, बताते रहते थे। कल्चर था वहाँ का अपने आप में, वो मिल गया आपको? हाँ, जो फौजी कल्चर मुझे वहाँ मिल गया तो मुझे पूरा आइडिया हो गया, मुझे पता लग गया कि कैसे करना है, क्या करना है। एक एम क्लियर भी हो गया था, तो उस चीज़ ने बहुत मदद की मुझे आगे जाके। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो उसमें तो एंट्री शायद 6th में और फिर 9th में होती है। रिटन एग्जाम 6th और 9th में एंट्री होती है, जिसके अंदर 2 स्कूल होते हैं, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल। तो मिलिट्री स्कूल में फ़ायदा ये होता था कि हमारी फ़ीस बहुत कम लगती थी, जो कि हमारी सिर्फ 5,000 के करीब फ़ीस थी स्कूल, इसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड था, पूरी साल की फ़ीस थी जो। तो ऐसे रहता था, बहुत कम फ़ायदा मिल जाता था स्कूल में जाने के बाद, और सब गाइडेंस मिल जाती, सब बढ़िया मिल जाता था। तो उसके से बहुत फ़ायदा भी हो गया। और उसमें क्या होता है कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है एक छोटा सा, जो स्कूल में ही होता है, जो मेरा मिलिट्री स्कूल अजमेर में हुआ। फिर उसके बाद एक फाइनल मेरिट आती है, उस पर बेसिस पे स्कूल अलॉट होते हैं और स्कूल में हम ज्वाइन करते तो हैं। आप कहाँ, अजमेर थे, बेलगांव थे, कहाँ थे आप? मेरा इंटरव्यू अजमेर हुआ था, पर मैं मिलिट्री स्कूल बेलगांव में एडमिशन हुआ था। इंटरव्यू इधर उधर हो सकता है कहीं। अच्छा, तो बात करें उसके बाद की, तो आपने फिर एनडीए ट्राई किया हुआ सबसे पहले? हाँ, मैंने जब 12th में था तो मैंने एनडीए ट्राई किया, क्योंकि एनडीए ही करना था। तो मेरा एनडीए का जो 12th में रहते रहते एनडीए हो गया था, जो कि अप्रैल वाला अटैम्प्ट था, अप्रैल 2021 वाला अटैम्प्ट। तो फिर मैंने उसमें मेरा इंटरव्यू एसएसबी नहीं हो पाया उसके अंदर। फिर मैंने जेई भी दिया था ताकि मैं टीएस एंट्री दे पाऊँ। तो मेरा जेई में कुछ परसेंटाइल आ गई थी, 64 परसेंटाइल के करीब आ गई थी। उसके बाद मुझे जेई का एसएसबी मिल गया था। मैंने जेई की तैयारी नहीं की थी, बट मुझे पता था अगर जेई अटैम्प्ट करेंगे तो टीएस एंट्री मिल जाती है। उस एंट्री से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फौज में जाने के और कमीशन होने के। फिर मैंने उसका एसएसबी दिया, और बट उसका भी इंटरव्यू नहीं हुआ। अभी आपने टीएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम का जिक्र किया, इसको थोड़ा सा बताएंगे हमारे जो भी दर्शक हैं? टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है जिसके अंदर 12th के जो मार्क्स होते हैं और जो जेई परसेंटाइल होती है वो थोड़ी कंसिडर की जाती है। इसमें 12th में आपको पीसीएम होनी चाहिए, वो चीज़ तो एनडीए में भी कंपलसरी है, दोनों में कंपलसरी है। तो जिसको भी एनडीए फौज की तैयारी करनी है उसको 12th में पीसीएम लेना बहुत ज़रूरी है अगर ये सब एंट्री देनी है तो। फिर जेई की परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एसएसबी एलोकेट होता है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता। अगर आपका टीएस क्लियर हो जाए उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है 4 साल की, उसके बाद आप टेक्निकल आर्म्स में कमीशन हो जाते हो। अच्छा, तो इसमें एग्रीगेट परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती होगी? इसके अंदर कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, जो कि जैसे जो मेरिट में शायद पीसीएम में 70% शायद होता था, अब शायद चेंज हो गया हो, पता नहीं। बट और जैसे जेई परसेंटाइल मेन होता है जो मेरिट में कंसिडर किया जाता है। पहले 70% हमारे टाइम पर होता था। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने बताया कि टीएस का आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे आप, उसके बाद फिर क्या ट्राई किया आपने? पढ़ाई कहाँ से करी, क्योंकि अब उसके बाद तो शायद कॉलेज गए होंगे आप? हाँ, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स करी इकोनॉमिक्स के अंदर। कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से कि मैंने पढ़ाई की, जो कि मैंने 2024 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई। पर जैसे ही मेरी ख़त्म हो रही थी ग्रेजुएशन, मैंने सीडीएस एग्ज़ाम दे दिया था, उसकी तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो और मैंने एनसीसी भी की कॉलेज के टाइम पे रहते हुए। अच्छा अच्छा। सी सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, तो वो एंट्री भी थी। बट मैंने सीडीएस दिया, मेरा सीडीएस ही हो गया। फिर मैंने सीडीएस का एसएसबी दिया,
जो कि मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद मेरा 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं कमीशन हुआ। अगर मान लीजिए CDS ना देते और उससे पहले C एंट्री के लिए ट्राई करते तो NCC की जो C एंट्री होती है ना, अपना C सर्टिफिकेट होता है, उससे एंट्री करते तो उसमें शायद रिटर्न एग्जाम नहीं होता आपका सीधा। उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होता, उसमें सीधा SSB मिलता है। पहले क्राइटेरिया क्या होता था कि वो C सर्टिफिकेट बेसिस पे होता था, बट जब हम अकेडमी में थे तब ये चेंज आया है कि अब कॉलेज के मार्क्स जो हैं वो 50% वो कंसिडर किए जाएंगे, 50% NCC के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो ऐसे करके क्राइटेरिया होता है। रिटर्न अभी भी नहीं होता है, SSB होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट इंटरव्यू का मौका मिलता है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आपने ये सीधा पहले ही उस अपॉर्चुनिटी तक मैं पहुंचा ही नहीं, उससे पहले मेरा इस रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो इसमें हो गया। चलिए, अच्छा अब आपका सिलेक्शन हो गया, फिर अभी कमीशन होकर आए आप। हाँ जी, अभी मैं कमीशन होके आया हूँ। तो अभी मेरी जैसे ज्वाइनिंग है, आगे जाके अपनी लोकेशन बंगाल के अंदर मेरी पोस्टिंग आई है, वहाँ पे मुझे सर्विस देनी। अच्छा, यहाँ आप आए तो यहाँ पर मान सम्मान हुआ, गाँव वालों ने भी मान सम्मान दिया, घर परिवार रिश्तेदारों ने दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी खुशी ज़िंदगी में बहुत कम हुई है मुझे कि इतना खुश, मतलब मैं आया तो इतना अच्छा माहौल, सब लोग आ रखे थे आशीर्वाद देने। मेरे मामा के गांव से मेरे तो सब पूरी होली बना रहे थे, सब लोग खुशी से नाच गाना सब चल रहा था यहाँ पे, और पूरा खाने पीने का प्रोग्राम भी किए घर पे। सब लोग मंदिर में दर्शन वर्शन के पूजा वूजा की, तो ये सब चीज़ें हुई यहाँ पे। बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो दिन मुझे बहुत ही यादगार दिन रहेगा मेरी ज़िंदगी का। क्या बात है। अच्छा, अब बातचीत कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो युवा साथी हैं और वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। वो हो सकता है UPSC में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वैसे CDS भी UPSC करवाता है, और सिविल सर्विसेज में भी, या फिर हो सकता है कोई अन्य SSC CGL वगैरह के लिए, यानी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए हम आगे की बातचीत करेंगे। इसमें पहले तो ये है कि जैसे आपने CDS किया या फिर आपने NDA किया, तो उसमें आप किस तरह की जो है ना बुक्स का इस्तेमाल करते थे पढ़ने के लिए? क्या आपने कोचिंग ली या नहीं ली कहीं से? और अगर किसी बुक को आप प्रीफर करते हैं तो किस राइटर की बुक को प्रीफर करते हैं? एक चीज़ और है, जो कि जैसे क्या होता था कि 11th-12th में जो होता था, तो NDA एग्जाम टाइम 11th-12th का जो होता था वो आता था, जो सिलेबस होता था वो आता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो 11th-12th की जो बुक होती थी NCERT की मैथ्स की, वो पढ़ते थे मैथ्स के लिए। इंग्लिश के लिए हम प्रॉपर ग्रामर की कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो जैसे कि आजकल बंदे पढ़ते हैं, मैं मतलब मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मैंने सुना है इस बुक को बहुत पढ़ते हैं। वो नीतू सिंह मैम है, जो कि उनकी ग्रामर की बुक है, बहुत पॉपुलर किताब है, तो वो किताब भी पढ़ते हैं। तो वो पढ़ सकते हो अगर ग्रामर के लिए पढ़ना है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है किसी भी पेपर की हो, UPSC कोई भी पेपर हो, मैंने भी UPSC CSC की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तो थोड़ा मुझे भी बुरा लगा, और मुझे लगा कि आगे जाके नहीं हो, कुछ नहीं, तो मैंने UPSC CSC की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है UPSC के पेपरों में, वो होती है PYQs। तो सबसे कुछ, चाहे आप तुम कुछ भी पढ़ो नहीं पढ़ो, पर PYQ जरूर लगाने हैं, क्योंकि अगर PYQ लगाओगे तो तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा। पेपर एनालिसिस करो तो पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़रूरी PYQs होते हैं। फिर उसके अलावा अगर तुम चाहो तो NCERT पढ़ सकते हो, और ये सब किताबें जो सरकारी किताबें होती हैं, जैसे कि NCERT है, इन सब में और कुछ आजकल क्या है, कोचिंग भी आजकल बहुत अच्छी हो गई है। वो तो कोचिंग क्या करती है, तो NCERT का बेसिक पढ़ाएंगी, उसके अलावा एडिशनली पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो अच्छा लेवल है, जो एग्जाम में रिक्वायर्ड लेवल है, उस लेवल तक का पढ़ा देती है। तो मैं ये, अगर किसी बार ऐसा है कि कोचिंग नहीं जा पा रहा, गाँव में है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो ये कर सकता है कि ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। आजकल ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस लग जाता है, तो उसमें पढ़ाई कर सकता है। मैंने बहुत गाइडेंस अपने YouTube इन सब से बहुत गाइडेंस लिए। हम पहले ये नहीं होती थी, YouTube से गाइडेंस नहीं ले पाते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत ही जरूरी हो गई है। अच्छा, हम YouTube पर तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले ऑफलाइन कोचिंग की आपने? मैंने रिटर्न के लिए ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, SSB के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी, जो कि मैंने चंडीगढ़ से की थी इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पर आप गए थे, वहाँ तैयारी की आपने? अच्छा, बात करें यहाँ के, जैसे CDS की बात करें आप, तो CDS में किसी भी एस्पिरेंट को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? देखो, CDS में 3 पेपर आते हैं, इंग्लिश, GS और मैथ्स। तो तीनों में आपको एक चीज़ जो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है वो इंग्लिश होता है। तो कोशिश करना है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकें, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आप GS में कम भी लाओगे। तो GS में आप ज़्यादा पढ़ोगे तो कम मार्क्स आते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो GS में एफर्ट ज़्यादा है, मार्क्स कम होते हैं। इंग्लिश में पढ़ाई कम है, मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश करना आप वो करें, और मैथ्स में भी जितना बेसिक आप कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना स्कोर कर सकते हैं उतना करें। लेकिन एक सब्जेक्ट को मैं आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बाकी में एवरेज करना पड़ेगा, ताकि आप कट ऑफ को पार कर पाएँ। कट ऑफ को पार कर पाएँ। अच्छा, मैं नहीं जानता कि मैं कितना सही या गलत हूँ, आप बताएंगे मुझे कि यही चीज़ अगर हम NDA में जाएँ तो शायद मैथ्स में ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ वो परसेंटेज क्रिएट कर देता है अपनी। जी, ये एक चीज़ होती है जो CDS एग्जामिनेशन और NDA एग्जाम दोनों में होती है। वो चीज़ होता है मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया।
जिसमें होता है कि आप जितने मैथ्स में अगर आपको 20% मार्क्स हर तीनों सब्जेक्ट में 20% मार्क्स कंपलसरी है। आप कट ऑफ भी पार कर देते हैं, लेकिन आपके किसी तीनों में से एक में 20% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो आपको मेरिट में कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो वो चीज़ भी जरूरी है। जैसे आप मैथ्स देते हैं एनडी टाइम, तो जरूरी नहीं आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करो, पर इतना जरूर स्कोर करना है कि आप मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करें, और जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना तो अच्छा है ही। मतलब मेनली बात ये है कि ओवरऑल आपको है ना जो टेस्ट है ना क्वालिफाई करना है, विशेष बात तो ये है। अच्छा, जैसे एसएसबी में गए आप वहाँ पर, तो आप यहाँ से तैयारी कर गए थे, कितने दिन में तैयारी कर सकता है? क्योंकि एक थोड़ा सा कम समय रहता है, जैसे ही रिजल्ट आता है रिटन एग्जामिनेशन का या फिर कॉल आता है एसएसबी का, तो कम रहता है। तो इट्स ओके कि आप गए कहीं पर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेकिन आप फिर भी कुछ टिप्स दे सकते हैं तो वो दीजिए एसएसबी के बारे में। तो एसएसबी का क्या, एक बार कोचिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार आपको पूरा प्रोसेस 5 दिन का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हो, आप जब एक्सपीरियंस कर सकते हो उस चीज़ को, एक एक चीज़ आप समझ पाओगे, कि चीज़ आपको वो बता पाएंगे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ऐसी चीज़ हो सकती है। तो एक बार आपने कोचिंग कर ली तो आप प्रोसेस का आइडिया लग जाएगा, फिर आप खुद तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एसएसबी कोचिंग एनडी टाइम की थी, सीडीएस टाइम नहीं की। बट मुझे एनडी टाइम की कोचिंग का फ़ायदा सीडीएस टाइम में मिला, तो मैं खुद से भी तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता था कौन सी चीज़ कैसे करनी, क्या करनी, कहाँ गलती है। तो जैसे कि 3 चीज़ें होती हैं एसएसबी के अंदर, साइक, जीटीओ और इंटरव्यू। तो ट्राई करना है कि ये तीनों चीज़ें आप अच्छी कर पाओ। मेनली चीज़ होती है जो कि है साइक आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आजकल जैसे एक ऐप आता है टारगेट एसएसबी करके ऐप है, उसमें पूरा आपको वो सब कुछ दे देगा, फोटो दिखाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे करके जीटीओ के आप वीडियो देख सकते हो, ऑब्स्टिकल्स वगैरह देख सकते हो, वो सब आजकल हर जगह अवेलेबल है। और इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि जो चीज़ें हैं, कि जैसे आपका पीवाईक्यू फॉर्म होता है जिस पे बेसिस पे इंटरव्यू होता है एसएसबी में, तो उस पीआईक्यू फॉर्म को आप खुद से पूरा डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सी चीज़ क्या हुई जो आप बेसिक चीज़ें होती हैं। और उसके क्वेश्चन आजकल हर जगह मिल जाते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कॉमन है, तो वो चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो आप एसएसबी के लिए। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं यूट्यूब पर, जो आपने एक बार बीच में जिक्र किया था कि अभी एक अपॉर्चुनिटी है आज की युवा जनरेशन के पास, पहले नहीं होता था लेकिन आज ये साधन बन गया है। तो यूट्यूब से किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं? वैसे अमूमन आप देखते होंगे कि हमारी युवा पीढ़ी भी इससे काफ़ी ग्रस्त है कि वो सोशल मीडिया पर या फिर जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर व्यस्त रहती है, घंटों ख़राब कर देती है। मैं तो ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने इस सिनेरियो के अंदर, जिस समय लोग घंटों सोशल मीडिया पर अपना टाइम ख़राब कर देते हैं, उस समय आपने इसका सही इस्तेमाल कैसे किया? यूट्यूब का मैंने इस्तेमाल ऐसे किया था कि जैसे करंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है, तो यूट्यूब पे क्या होता है कि करंट अफेयर डेली आते रहते हैं, तो मुझे आदत पड़ गई थी डेली की ऐसी न्यूज़ पढ़ने का, जियोपॉलिटिक्स पढ़ने का, जो एसएसबी में बहुत काम आती है। जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछेगा, आप डिस्कशन में भी, यहाँ पे बहुत डिस्कशन होते हैं, तो उसमें आप अपने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट तभी कर पाओगे जब आपको किसी जो चल रहा है दुनिया में उसकी आपको नॉलेज होगी। तो यूट्यूब में आपको ट्राई करना है कि किसी भी एग्जाम के लिए कि करंट अफेयर्स जो चल रहा है डेली का, महीने का, जैसे भी चल आपको लगे आपके लिए सही रहे, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स देखें, किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटजी, उसकी डिटेल्स, कितने नंबर पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से कितना पेपर आता है, ये सब एनालिसिस वगैरह यूट्यूब पे बहुत मिल जाता है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब से आपको पूरी एनालाइज करनी है और पूरा फ़ायदा उठाना है इंटरनेट का, जो कि पहले नहीं होता था। और सब चीज़ें, और भी कोई आपको जैसे नई फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि सीडीएस के लिए हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्जाम की गाइडेंस आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। जितने पुराने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम किया हुआ है, वो सब आपको गाइड कर पाएंगे कौन से कैसे तैयारी करनी है, क्या गलती होती है, कहाँ सुधार करना है, वो सब चीज़ें हो पा सकती है यूट्यूब। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी आसान शब्दों में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है हर बात को। अच्छा, घर परिवार में रहते थे, आज हम घर ही बैठे हैं, घर परिवार से किस प्रकार का सपोर्ट मिलता था? घर परिवार से बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। जैसे जब मैं स्कूल में रहता था तब तो ठीक था, लेकिन जब छुट्टी आता था तब भी मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे कि पढ़ाई करने के लिए और सब चीज़ों के लिए। तीनों जनरेशन ही हैं आपकी आर्मी में? तो इसलिए फ़ौज के लिए तो उन्होंने मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया है कि फ़ौज में जाने के लिए, वो चीज़ तो हमेशा ही रही तो थी। घर पे डिसिप्लिन डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है मेरे घर पे। जैसे कि मैं लेट सोता था, कभी लेट सुबह लेट भी उठता था, तो घर वालों को पसंद नहीं होता था, लेकिन वो सपोर्ट करते थे कि रात तक पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ भी तो कभी कभी सपोर्ट करते थे। और भी जैसे कहीं दिक्कत हो जाती थी, कुछ पता अगर उनसे फाइनेंशियली हर तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, नहीं भी हुआ तो भी उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आगे ट्राई करना है, आगे हो जाएगा, ऐसे करके बहुत मोटिवेट भी किया उन्होंने। जी। अच्छा, अब मैं अपने युवा साथियों के पास वापस से जाता हूँ। हमारे पास जैसे बहुत सारी एक बड़ी ऑडियंस है, उसमें युवा भी बहुत ज़्यादा है, वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी की। आपने पहले जैसे एनडीए किया, फिर आपने टीएस ट्राई किया, फिर आप सीडीएस में आए, एनसीसी सर्टिफिकेट का तो आपको चलो आप वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने एक प्रयास, फिर 2 प्रयास, फिर तीसरे में आपका सिलेक्शन हुआ। लेकिन हमारे पास जो ऑडियंस होगी तो उसमें से बहुत सारे साथी
मेरे जैसे हो सकते हैं, वो सोचे कि 1-2 बार प्रयास करें, उसके बाद सोचे कि शायद मुझसे नहीं होगा, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो बीच में ही हार मान लेते हैं, वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें, मंजिल कभी ना कभी मिलेगी? उनको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि रिटर्न नहीं होता या इंटरव्यू नहीं होता तो बुरा लगता है कि जैसे किसी इंटरव्यू नहीं हुआ, रिटर्न हो गया, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करके रिटर्न किया, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं, मन नहीं करता है कि चांसेस भी कम ही रहते हैं। हाँ वैकेंसी भी कम होती है तो मन करता है कि किसी और चीज़ की तैयारी करें, ये चीज़ हो नहीं सकती और ऐसा करके। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को देखो मैंने कहाँ गलती की, कहाँ इंप्रूव कर सकता था। और जैसे कहीं ऐसे एसएसबी में क्या होता है, आपकी बोलने की इंग्लिश जो बोलने की डिस्कशन पार्टिसिपेट करने की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, और आपकी नॉलेज बेस जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जैसे आप जाते हो, आप कुछ गलती करते हो तो आप उस अपनी गलती को देखो, मैंने यहाँ गलती की, और कोशिश करो उस गलती को सुधार करो। ज़रूरी नहीं है आपको ग्रुप मिले, उतने लोग मिले कि आप बोल पाओ, पर आप अपने अकेले कमरे में शीशे के सामने बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, कैमरे के सामने बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे आपका बोलने का तरीका, जो चीज़ मेनली मुझे लगता है गाँव में बच्चों में वो चीज़ गलत, वो अच्छी जो चीज़ ख़राब होती है वो चीज़ होती है कि इंटरव्यू में अगर वो नहीं कर पाते तो इंग्लिश अच्छी नहीं होती, या फिर अपने व्यूज़ अच्छे से रख नहीं पाते हैं एसएसबी में, तो वो चीज़ सुधार हो सकती है, उससे फिर आप लगे रहना है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको इस बार नहीं हुआ तो आपको संघर्ष करते रहना है, रुकना नहीं, कोशिश करते रहना है। अगर आप रुक जाओगे तो ज़्यादातर चांसेस है नहीं होगा, लेकिन करते रहोगे तो शायद इस बार नहीं हुआ, अगली बार नहीं हुआ, लेकिन एक बार ज़रूर हो जाएगा वो चीज़। तो मेनली इन्होंने जो बात बताई वो बताई कि खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, आप चाहे रिटर्न में जाएं या फिर आप उसके बाद एसएसबी में जाएं, खुद जो है ना आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टाइल को भी सुधारने का प्रयास करें, सेल्फ अवेयरनेस रखें। आप अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सही दिशा में उसका इस्तेमाल करें। मतलब करना आपको ही है, विशेष बात यहाँ पर ये है, परिवार का सपोर्ट रहेगा और सभी साथियों का रहेगा, लेकिन मुख्य बात जो है वो करना आपको ही है। अच्छा, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या मैसेज है युवा साथियों? मैं दर्शकों को इस संदर्भ ये कहना चाहूँगा कि आपने जो भी एम सोच रखा है, ज़रूरी नहीं है कोई भी एम हो, लेकिन उस एम के लिए आपको गिव अप नहीं करना है, लास्ट तक अपने आप को सुधार करना है, लगे रहना है और फाइनली करके दिखाना है। जब आप करके दिखाओगे तो सब लोग आपको तारीफ़ करेंगे, इतने सम्मान मिलता है, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। सारी जितनी मेहनत की वो सब वर्थ इट लगती है एक टाइम के बाद, जब वो चीज़ मिल जाती है, तो वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जी, तो मेहनत जारी रखें और इस तरह का मुकाम आपको मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इतना समय धन्यवाद। दिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, हमें यहाँ तक सुना। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें और इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे, सीखते रहिए। बाकी जो लेफ्टिनेंट अंकित कुमार है, इनके बारे में जो कहना चाहें वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।